नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम नोटिफिकेशन। तो इसी एग्जाम नोटिफिकेशन के डिस्कशन की सीरीज के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर जो अकाउंटेंट ऑफिसर की वैकेंसी आ रखी है और जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रखी है, जो अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी आ रखी है और जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रखी है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोनों के अलग अलग नोटिफिकेशन आए थे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों के अलग अलग आए थे। अकाउंट्स ऑफिसर का अलग था और आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग था। तो उन दोनों नोटिफिकेशन को मैंने मिक्स करके वहां से जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो मैंने सारी की सारी इस पीडीएफ के अंदर कवर अप कर दी है। आप इस पीडीएफ को लेने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, टेलीग्राम पे जाइएगा और टेलीग्राम पर जाकर कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसकी तो पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर से रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का जूनियर अकाउंटेंट का, प्रीवियस ईयर का पेपर 2018 का अकाउंट्स ऑफिसर के पेपर का डिस्कशन, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी वाले इंस्टीट्यूट कह देंगे कि ये तो ऑनलाइन एग्जाम था तो पेपर तो अवेलेबल था नहीं, तो हम आपको कैसे प्रोवाइड करवाए। वो सभी के सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल से इसको मिस मत कीजिएगा। साथ में डिटेल सिलेबस का वीडियो, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सभी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो अगेन एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो देखिएगा, राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो कंपनीज है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक प्रसारण है, एक उत्पादन है, और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यहां पर किसकी वैकेंसी आई है? यहां पर आई है अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी। चाहता तो मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था 36 पेजों का, दोनों का आपके सामने प्रेजेंट कर सकता था, और वहां पर अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन जो कि जरूरी भी नहीं है, इतनी जो जरूरी भी नहीं, हालांकि नोटिफिकेशन में लिखी सारी चीजें जरूरी होती है, लेकिन जो ज्यादा जरूरी नहीं है, जिनके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बताता रहता, टाइम आपका ही वेस्ट होता है। यहां पर मैं आपको टू द पॉइंट सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो इसी को इस तरीके से कवर अप करने के अंदर थोड़ा सा जो वीडियो है वो डिले हो गया है। तो अकाउंट्स ऑफिसर की कितनी वैकेंसीज हैं? 11 वैकेंसीज हैं। और जूनियर अकाउंटेंट की कितनी वैकेंसी है? 313 वैकेंसीज है। और इस 313 वैकेंसी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो नॉन टीएसपी एरिया की 280 वैकेंसीज होती है, और टीएसपी जो एरियाज हैं, यानी कि जो पिछड़े हुए एरियाज हैं, उनकी 33 वैकेंसीज होती है। तो इन 33 वैकेंसीज को अगर आपको फिलअप करना है तो आपको टीएसपी एरिया का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हो। सर क्या कट ऑफ के ऊपर भी डिफरेंस जाएगा? कि बिल्कुल, टीएसपी की जो कट ऑफ होती है वो सेपरेट निकाली जाती है, और इसकी जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो जो भी टीएसपी एरिया के स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे इन पोस्ट के ऊपर, तो है ना। बात करते हैं हम अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी कितनी है आपके लिए? 11, और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी कितनी है? 313। अब ये वैकेंसी अगेन मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसीज है वो केवल और केवल 3 ही कंपनी के अंदर आई है। कहां कहां पर? उत्पादन के अंदर आई है, प्रसारण के अंदर आई है, और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर आई है। तो कहां पर नहीं आई है? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर नहीं आई है, और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर नहीं आई है। और अगर मैं इस 11 वैकेंसीज का बाइफरकेशन करूं तो उत्पादन के अंदर कितनी वैकेंसीज है? 3। अब देखो, ये ऐसे आपको नोटिफिकेशन से पता नहीं चलता है, यही मेहनत है एक दिन डिले होने में। प्रसारण से रिलेटेड कितनी वैकेंसी? प्रसारण में कितनी वैकेंसीज है? 7। और जयपुर विद्युत वितरण में कितनी वैकेंसीज है? 1। और अगर मैं बात करता हूं इस जूनियर अकाउंटेंट की 313 वैकेंसीज को अगर मैं बाइफरकेट करता हूं तो इस तरह से है। उत्पादन के अंदर है 45+3। अब ये 45+3 क्या है? 45 तो टीएसपी की है और 3 किसकी है? 45 तो नॉन टीएसपी की है और 3 किसकी है? टीएसपी की है। प्रसारण के अंदर टोटल वैकेंसीज है 30+0। अब 30+0 का मतलब समझ गए ना, 30 की 30 जो रिलेट होती है वो कौन सी एरिया से है? नॉन टीएसपी एरिया की है।
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर कितनी है 91 प्लस 0, समझ गए ना। 91 जो है टोटल की टोटल किसकी है, नॉन टीएसपी एरिया की है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर 63 तो 63 तो है आपके लिए नॉन टीएसपी, 63 तो किसकी है, नॉन टीएसपी की, और 26 किसकी है, टीएसपी की। और जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड के अंदर है 51 तो नॉन टीएसपी की और 4 टीएसपी की। तो देखिएगा इस तरह से आपको जरूर से इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम में जाके डाउनलोड करवा के प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखी है। अब डिटेल ऑफ वैकेंसीज, अब यहां पर देखते हो तो यहां पर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी, जैसे कि अकाउंट्स ऑफिसर की, अकाउंट्स ऑफिसर की टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसीज है, 11 वैकेंसीज है। उत्पादन में 3, प्रसारण में 7 और जेवीएनएल के अंदर 1 है। अब इस 3 का भी बाइफरकेशन आपके लिए यहां पर दिया गया है, तो आप जिस भी कैटेगरी को जरूर से ध्यान दे लीजिएगा, है ना। तो अगर बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, जबकि जेवीएनएल की जो अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसीज है वो केवल और केवल किसके लिए है, एससी कैंडिडेट के लिए है, केवल और केवल एससी कैंडिडेट के लिए है, केवल और केवल एससी कैंडिडेट के लिए। तो ये बाइफरकेशन आप देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी के हो आप। उसके बाद में ये जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसीज का भी सेम बाइफरकेशन यहां पर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 280 तो आपके लिए है नॉन टीएसपी एरियाज की, और टीएसपी एरिया कितनी है 33, और आगे अलग अलग बाइफरकेशन किया गया है। तो सिंपल सी बात है, जब भी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के आते हो यानी जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको जो प्रिपरेशन है वो 280 वैकेंसीज के लिए नहीं करनी है। ओपन कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है, केवल और केवल 76 वैकेंसीज है। आपको इन 76 वैकेंसीज के ऊपर ही आपको फोकस करना है, 76 वैकेंसीज के ऊपर ही ध्यान देना है। हाँ, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज को आप और कवर अप कर सकते हो। तो ये बाइफरकेशन आप आराम से खुद देख सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, है ना। इसके अंदर ऐसे फालतू के अंदर टाइम वेस्ट करना नहीं रहेगा। बात करते हैं, हमने सबसे पहले क्या बात कर दी कि सबसे पहले जो पॉइंट था हमारा कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और उसके बाद में डिटेल ऑफ वैकेंसीज क्या है। अब आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखो अलग अलग जगह पे ना लिखे हुए, मैंने एक ही जगह पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी है। अकाउंट्स ऑफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जूनियर अकाउंटेंट की ये क्वालिफिकेशन है। अकाउंट्स ऑफिसर होने के लिए सबसे पहले आपको सीए या आईसीडब्ल्यू आपका कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखना, सीए हो या फिर आप आईसीडब्ल्यू हो, है ना। अगर सीए हो या फिर क्या हो, आप आईसीडब्ल्यू हो, यहाँ पर सीएस वालों को मान्यता नहीं दी गई है ना, कि अगर आपने सीएस कंप्लीट कर रखा तो आप अकाउंट्स ऑफिसर का फिल कर सकते हो, क्या उस बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एमबीए आपने किया हो, या फिर एमबीए के इक्विवेलेंट कोई आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो। साथ में एमबीए के अंदर भी कितने परसेंटेज होने चाहिए, एमबीए के अंदर भी आपके 60% होने चाहिए। या फिर आपने एमकॉम कर रखा हो, एमकॉम अगर आपने कर रखा है तो साथ में आपको बीकॉम भी करना पड़ेगा। तो और एमकॉम प्लस बीकॉम दोनों के अंदर आपके 60% होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। साथ में यहां पर ये जो बात लिखी गई है ध्यान से देख लेना, एससी के लिए, एसटी के लिए, जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो कैंडिडेट होते हैं, और जो सर्विस एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय ऑलरेडी निगम के अंदर कार्यरत है, उनके लिए 5% की छूट दे दी गई है। अब ये 5% की छूट किस किस के लिए दी गई है, जहां पर परसेंटेज बताए गए थे, यानी कि एमबीए के अंदर 60% की जगह पर उनका 55% ले लिया जाएगा, और एमकॉम के अंदर 60% की जगह पर उनका 55% अगर होगा तो भी वो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एग्जाम फिलअप कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो भी लो, ये सिंपली क्या बोलते हैं हम, सीए प्लस सीएमए वाले अकाउंट्स ऑफिसर का तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सीएस वाले अकाउंट्स ऑफिसर का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। एमकॉम और बीकॉम दोनों के अंदर 60% होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हो या सर्विस एम्प्लॉय हो तो 55% होने अनिवार्य है। 55% से नीचे काम नहीं चलेगा। एमबीए के अंदर भी अगर आप एमबीए किया हुआ तो भी उसके अंदर 60% होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो या फिर सर्विस निगम के आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो तो 55% होने पर ही आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। किसका, अकाउंट्स ऑफिसर का। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर क्या है कि सर ये जो मिनिमम परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया था ना, ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है। तो यहां पर क्या कह रखा है, कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट डिग्री
फ्रॉम डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि या तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए या फिर आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होती है, यानी कि बीबीए होना चाहिए। तो मतलब बीकॉम और बीबीए दोनों इसके क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सर मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया है क्या? नहीं सर, मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। दूसरा क्या कहा गया है, अगर आपका आईपीसीसी क्लियर है या फिर सीएमए इंटर क्लियर है ना, होता है ना कि आईपीसीसी क्लियर है, सीएमए इंटर क्लियर है, फाइनल क्लियर नहीं है, तो भी आप ये फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने एमबीए किया हुआ है तो भी आप फिलअप कर सकते हो, एमकॉम किया हुआ है तो भी आप फिलअप कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर एमकॉम, अब सिंपली अगर सिंपली समझना है ना तो सिंपली समझे तो, है ना, सिंपली समझे तो आपने बीकॉम किया हो, क्या है आपका बीकॉम, बीबीए, सीएमए इंटर, सीए, आईपीसीसी, एमबीए और एमकॉम। अगर आपने ये इनमें से कुछ भी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, सीएमए इंटर कर रखा है, आईपीसीसी कर रखा है, सॉरी सीए आईपीसीसी कर रखा है और एमबीए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हो। कोई भी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है ना। और अगर बात करते हैं, साथ में यहां पर लगा दिया गया एंड, लेकिन इस एंड के अंदर खास बात यह है कि इन्होंने इतनी सारी चीजें एंड के अंदर दे दी है कि कहीं ना कहीं आप एक चीज के अंदर तो फिलअप हो ही जाओगे, कि साथ में ये क्या कहा गया है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल सी बात है यार कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं होती है, तो निगम के अंदर या कंपनी के अंदर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप उतने कैलिबर नहीं होते हो एज कंपेयर टू अदर पर्सन या अदर कैंडिडेट जिनको कंप्यूटर आता है। तो यहाँ पर इसलिए कंप्यूटर यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। सर यहाँ पर क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर इन्होंने माना है कि अकाउंट्स ऑफिसर वाले के अंदर माना है कि जब आप ने ये डिग्री हासिल कर रखी है, सीए, सीएमए, आपके पास क्या कहते हैं एमकॉम 60%, बीकॉम 60%, एमबीए 60% से आपने कर रखा है, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज तो आती ही होगी, ये सब मान लिया उन्होंने। अब यहाँ पर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईएनएलटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोपा का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मतलब कोई सा भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा ना वो यहाँ पर चल जाएगा। अब ये वाली लाइन देखो, मेरे को सबसे अच्छी लगी, अगर आपके सीनियर सेकेंडरी के अंदर भी कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो भी आप वो लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये अच्छी बात, यहाँ पर ये ध्यान से देख लेना, हमारे जो सीए, सीएस, एमबीए, सीएमए, इनके अंदर कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है, वो कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट लगाओगे तो भी चल जाएगा। और इसके अलावा आरएससीआईटी, मैं अगेन कहता हूं कि अगर आप राजस्थान के अंदर वैकेंसीज फिलअप करते हो कंप्यूटर अपने गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको आरएससीआईटी कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि वो आरपीएससी का जूनियर अकाउंटेंट आएगा, उसमें सिंपल सा कह देगा भाई आरएससीआईटी होना चाहिए, उसमें ऊपर वाली चीजें नहीं मानेगा। इन्होंने तो कंसिडर कर लिया, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक और कहा गया है कि एक और देखो, यहां पर सीनियर सेकेंडरी के अंदर भी अगर आपका कंप्यूटर रहा तो भी ये मान जाएंगे। और वन सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर इन वन सेमेस्टर और ईयर इन बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री के अंदर भी अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, जो कि रहता ही है अमूमन, तो भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो भी कंसीडर कर लिया जाएगा। यहां पर कोई भी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो रिक्वायरमेंट इतनी सी है ना, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन को आप इतने से शब्दों के अंदर पढ़ सकते हो। जूनियर अकाउंटेंट की और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए इतने से शब्दों में आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जितनी मैंने सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं, यदि आपने ऊपर दी योग्यता के फाइनल ईयर में भी है ना, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी कि यहां पर आप अगर बीकॉम के फाइनल ईयर में हो, बीकॉम के फाइनल ईयर में हो, बीबीए के फाइनल ईयर में हो, तो भी आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप एमबीए के फाइनल में हो, एमकॉम के फाइनल में ईयर में हो, तो भी आप अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सर मैं सीए के फाइनल में हूँ, सीएमए के फाइनल में हूँ, तो कर सकता हूँ क्या? नहीं, वहां पर सीए और सीएमए कंप्लीट माना है। अगर आपका सीए और सीएमए नहीं रहा तो केवल और केवल माना जाएगा ना कि आप आईपीसीसी पास हो, है ना। वहां पर ऐसा नहीं होता कि वो आप फाइनल ईयर में हो तो इस साल क्लियर हो ही जाएगा। हो सकता है कि भाई साहब आपको इस बेसिस के ऊपर आपने, अगर इस बेसिस को मानते हैं, सोचिएगा इस बेसिस को मानते हैं कि सर मैं तो सीए फाइनल ईयर में हूं और मैंने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता हूं क्या? कोई कहता है भाई कर दो, है ना।
और फिर आप वहां पे कहते हो कि देखो इस साल मेरा सीए क्लियर हो जाएगा या सीए में क्लियर हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है, सीए फाइनल करने में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आपका एमबीए फाइनल ईयर या एमकॉम फाइनल ईयर है तो वो साल क्लियर हो ही जाता है ना, इतना हार्ड नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, सीए फाइनल ईयर और सीएमए फाइनल ईयर वाले एग्जाम फॉर्म फिलअप मत कर देना अकाउंट्स ऑफिसर वाला, ठीक है जी। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हैज अपेयरिंग, देखो ये वाली जो मैंने आपको फाइनल ईयर वाली बात बताई थी ना, वो यहाँ पर ये लिखी हुई है, आप इसको आराम से रीड आउट कर सकते हो। बात करते हैं एज की कि सर एज क्या है। देखो सब इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहा हूं। अकाउंट्स ऑफिसर के अंदर मिनिमम एज है 21 और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर मिनिमम एज है 18। बाकी सब चीजें यहां पर और यहां पर क्या है, सेम ही है। अब बिल्कुल मैं बता देता हूं, मैक्सिमम एज, मिनिमम एज का ही कोई लफड़ा नहीं है यार। बीकॉम होगा, बीबी होगा तो 18 साल के तो हो ही जाओगे, और एमकॉम होगा तो 21 साल के हो ही जाते हैं। तो मिनिमम एज ध्यान रखना 18 साल और 21 साल है। मैक्सिमम एज कितनी है, 42 ईयर्स, और वो भी 42 ईयर्स कब देखी जाएगी, 1/4/2022 को। कि अगर आप 1/4/2022 को 42 साल तक के हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। SC/ST कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी, 5 साल का रिलैक्सेशन है 47 साल, ये इधर भी सेम आ जाएगा। SC/ST बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए यह हो जाती है 10 साल की छूट मिल जाती है, तो ये 52 ईयर्स हो जाएगा। वुमेन के लिए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS कैटेगरी के तहत आती है, उनको भी 5 साल की छूट दे दी जाती है। और विडो के लिए, डिवोर्स वुमेन के लिए कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो, मिनिमम तो कितनी है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 21, मिनिमम कितनी है जूनियर अकाउंटेंट के लिए 18, मैक्सिमम जनरली एक जनरल मेल आदमी के लिए तो 42 साल है, बाकी सबके लिए छूट दे रखी है। जनरल वुमेन के लिए, EWS वुमेन के लिए 5 साल की छूट, SC/ST बैकवर्ड क्लास के लिए आपके लिए 5 साल की छूट, SC/ST बैकवर्ड क्लास के अंदर कोई फीमेल है तो उसको 10 साल की छूट, और ये इधर भी सेम है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। एप्लीकेशन पीरियड क्या होगा, एप्लीकेशन पीरियड जो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो वो है 24 फरवरी 2021 से 16 मार्च 2021, यानी कि 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 16 मार्च तक रहेगा। और एप्लीकेशन पीरियड फॉर जूनियर अकाउंटेंट क्या है, 2 मार्च से स्टार्ट होगा और 22 मार्च तक रहेगा। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि पहले जो 2018 के अंदर भी पेपर हुआ था उसमें भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तो क्या रीजन है, जो अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर वो पहले ले लेंगे, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर बाद में ले लेंगे। फीस कितनी है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो या EWS कैटेगरी के अंदर आते हो और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो 1600 रुपए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो, EWS कैटेगरी के अंदर आते हो और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, या फिर आप SC/ST बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास या फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन हो तो उस केस में 1400 रुपए फीस हो जाएगी। यहां पर आप SC/ST को छोड़कर बाकी वालों को, अगर आप इधर आते हो जनरल कैटेगरी के अंदर हो और आप ये 1400 रुपए की फीस भर रहे हो कि ये बताते हुए कि सर जी मेरी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो इसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। कोई भी सपोज करो कि कोई कैंडिडेट SC/ST EWS बैकवर्ड क्लास का कोई कैंडिडेट है, वो राजस्थान के बाहर का है और वो इस वैकेंसी को फिलअप करता है, तो केवल और केवल एक अनरिजर्व कैटेगरी की तरह जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा और उस केस में उसको 1600 रुपए ही भरने पड़ेंगे। क्या सर मैं एक से ज्यादा फॉर्म फिलअप कर सकता हूं क्या? हाँ देखो यहां पर क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर तो अलग अलग पोस्ट आ रखी है, तो आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक ही पोस्ट के लिए 2 जगह पर फॉर्म फिलअप मत कर देना। यानी कि एक ही पोस्ट के लिए जेवी जूनियर अकाउंटेंट के लिए JVNL में भी फॉर्म फिलअप कर दिया, AVNL में भी फॉर्म फिलअप कर दिया, उत्पादन में भी फॉर्म फिलअप कर दिया, ऐसा मत करना। उस केस के अंदर जो पहला फॉर्म फिलअप किया होगा वही वैलिड माना जाएगा और बाकी जो दोनों फॉर्मों की जो फीस होगी वो आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट क्या होगी। अब देखो यार मैं को तो सच में बताऊं ना, कभी कभी मैं देख लेता हूँ कि यार YouTube के ऊपर किस तरह से बाकी वाले प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मैं देखूँ तो सही थोड़ा सा है ना, सच में बता रहा हूँ, मतलब एक या तो वो सिंपल सी बात है या तो वो बेवकूफ लगते हैं मेरे को या फिर वो आपको बेवकूफ समझते हैं, दोनों में से एक चीज तो कंफर्म है। वो आपको ऐसी ऐसी सिली सी चीजें बताते हैं जिसका ना तो कोई हाथ है ना कोई पैर है, वो अभी से ही कट ऑफ बताने लग जाते हैं कि इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपको सच में
एग्जाम के अंदर लगना है तो आप कट ऑफ को भूल जाओ, आप कितने कैंडिडेट फॉर्म में एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे उनको भूल जाओ, बस आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। और टाइम ज्यादा भी होता ना तो भी मैं कहता कि किसी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, क्योंकि दो चीजें होती है, एक कंट्रोलेबल और एक नॉन कंट्रोलेबल। केवल और केवल जो चीज आपके कंट्रोल में है, सिलेबस कवर करना कंट्रोल में है या नहीं है, कंट्रोल में है सर, तो उस पे ध्यान दो ना, उस पे मेहनत करो। कितने एग्जाम फॉर्म फिलअप होंगे, क्या कंट्रोल में है क्या? यह ऐसा है क्या आप साइबर कैफे के अंदर जाओगे और तू एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम फॉर्म फिलअप कराना है, नहीं करवाने देंगे तेरे को घर में बंद कर लेंगे जब तक एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ऐसा कर सकते हो क्या? कंट्रोल में क्या? ऐसा नहीं है, तो उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो? कट ऑफ आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है, आपके कंट्रोल में केवल और केवल आपकी प्रिपरेशन, तो वो प्रिपरेशन करो। अभी भाई साहब नोटिफिकेशन निकला ही नहीं और टीचर बताने लगे कि नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे जाएंगे। सच में वो बात सुनते ही मैंने कहा कि यार बंद करो, हो गया बस, है ना। या तो ये खुद पागल है, ये बच्चों को पागल समझते हैं, क्योंकि बच्चों को वो पागल नहीं है सर, ध्यान रखना, वो आपको समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं, आपको सुनने में मजा आता है ना। इतने साल तक, एक साल से आप कहते रहे कि कब आएगा एग्जाम, कब आएगा एग्जाम, कब आएगा एग्जाम। कि कोई कहता था कि मार्च में आ जाएगा, कोई कहता था कि दिसंबर में आ जाएगा, किसी के कहने से आया? जब निगम ने चाहा ऑटोमेटिक आ गया ना ऑटोमेटिक। तो बस सब चीजें ऑटोमेटिक ही हो जाएगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में, आप उसके ऊपर प्रिपरेशन करो। सॉरी, ये पूरा का पूरा मैं स्ट्रेटेजी के अंदर भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा बताना आ जाता है सर, दिल में जो बातें आती है वो आ जाती है मुंह पर, है ना। फटाफट से अपन वापस आते हैं ना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? देखो, ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। और तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे? एमसीक्यू रहेंगे। पार्ट ए का 60% वेटेज रहेगा, जो कि आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा। इस 60% से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके लिए? 60 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो कितने हो जाएंगे? 120 क्वेश्चन यह बन जाएंगे। क्या क्या यहां पर ऐड किया गया है? यहां पर इस वीडियो में तो केवल और केवल मैं सबके नाम लूंगा। डिटेल के अंदर बहुत ही अच्छा वीडियो है, पूरी की पूरी एक रात लगी है। डिटेल के अंदर सिलेबस क्या क्या कवर अप, क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दे सकती है जेवीवीएनएल, पिछले 2 सालों का प्रॉपर एनालिसिस, 2012 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस, 2018 का जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस, पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आपको उस वीडियो में देने वाला हूं। तो जरूर से वो वीडियो भी देखिएगा और उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी का वीडियो भी आएगा। तो बस आप वीडियो को शेयर करते रहो अपने फ्रेंडों के साथ, बहुत ही, क्योंकि देखो लास्ट टाइम भी जेवीएनएल के अंदर ही हमने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए थे। और बार बार नहीं कहने वाला मैं ये बात, क्योंकि जिन्होंने सिलेक्शन लिए हैं आज वो क्या कहते हैं, और जो ऑलरेडी जॉब है, और जो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जिनका सिलेक्शन हो रखा है वो खुद अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी हमसे ही तैयारी कर रहे हैं ना। तो वो सेपरेट बात है। यहाँ पर एक सिलेबस क्या है, सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों का सिलेबस एक जगह पर रखा है, ताकि आपको पता चले कि सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट किस में आएगा सर? डिफरेंस आएगा लेवल ऑफ क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग है, टैक्सेशन लॉ है, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यह सिलेबस का डिटेल वीडियो में आपको एक और बनाऊंगा, ठीक है। ये का ये सिलेबस इधर है, ये का ये सिलेबस क्या है, इधर है। 40% वेटेज के अंदर यहां से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो मतलब पार्ट ए कितने का हो गया? 120 का, पार्ट बी हो गया 80 का। तो हो गया ना 60% यहाँ पे और 40% का वेटेज यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या है? रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल यहाँ पर आपके शामिल है। डिटेल वीडियो में बनाऊंगा बिल्कुल इसके लिए, देखो लिख भी दिया है मैंने। इंटरव्यू नहीं है, बस पास किया सिलेक्शन है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। कहीं पर भी कुछ भी गलत लगता है तो इंग्लिश वर्जन को ही प्रेफर करना, है ना। और अगेन मैं कह रहा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट अभी भी हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को खराब करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप पार्ट ए जो जनरल पेपर है उसको अगर कोई अच्छा सा हिंदी में भी करवाता है तो भी आप अच्छे से आराम से कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मत दीजिएगा, वरना लाइफ टाइम एक्सक्यूज देते रह जाओगे। अगर आप कॉमर्स के हो और
हिंदी मीडियम के हो, और अगर कॉमर्स वाला पेपर कोई इंग्लिश में भी करवाता है, कितना इंग्लिश में करवा देगा, मटेरियल इंग्लिश में होगा, बोल लेंगे तो हम बिल्कुल हिंदी के अंदर ही है ना, तो भी आप वहां से कर लेना अगर अच्छे से करवाता है तो। ये हिंदी इंग्लिश का अभी छोड़ देना, क्योंकि लिखना नहीं है एग्जाम में, एमसीक्यू आएगा, समझना है, चीज़ों को टिक करना है। कोई देर विल भी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपके लिए हो जाएगी। अब यहाँ पर मिनिमम मार्क्स कितने लाने जरूरी है, टू बिकम एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड सिक्योर मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब इतने तो आने ही चाहिए इन ईच पार्ट ए में और पार्ट बी दोनों में। अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 30% है, एससी एसटी बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए 20%, यानी इनको पार्ट ए में भी 30% लाना पड़ेगा, पार्ट बी में भी 30% लाना पड़ेगा। तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं सर, आपकी अब जाके एसई में कॉपी चेक होगी, ये 30% कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। आपका 20% आना चाहिए पार्ट ए में भी, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से, और पार्ट बी से भी 20% आना चाहिए, तब जाकर आपकी कॉपी चेक होगी असली मायनों में। ये हाँ मतलब समझे ना, जैसे इतने नंबर आने पे ही आपके आगे कॉपी चेक होगी, ये कोई कट ऑफ नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर है? अकाउंट्स ऑफिसर के जो एग्जाम सेंटर है केवल और केवल इन जगह पर है, आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीनगर, श्री गंगानगर, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर। जूनियर अकाउंटेंट के राजस्थान में इन जगह पर है। दिल्ली के अंदर आप जाते हो तो दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ये आप आराम से पढ़ सकते हो कहाँ पर आपको आपका एग्जाम सेंटर लेना है। देखिएगा 36 पेजेस से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को लेनी थी वो मैंने सब ली है। आई होप, कोशिश तो की है कि कहीं पर कोई गलती नहीं हो, अगर कोई गलती हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगेन बार बार कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पर जरूर आ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जरूर आ जाइएगा पीडीएफ लेने के लिए और बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेने के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।